नमस्कार। छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बीजेपी कार्यालय बीजापुर में वीबी जी राम जी योजना को स्थानीय विकास से जोड़ा है, जहां ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और पलायन रोकने में मददगार बताई गई है। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसे कांग्रेस के भ्रम के खिलाफ भी बता रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाने की बात लगातार कही जा रही है। यह योजना विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का एक अहम हिस्सा है, जो मनरेगा को अपग्रेड कर ग्रामीण परिवारों को 100 से 125 दिनों का रोजगार गारंटी देता है। तो वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी है, जो पारदर्शिता भी बढ़ाती है, भुगतान को साप्ताहिक समयबद्ध बनाती है और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की सुविधा भी देती है। तो है, लेकिन अब उसको ठीक करने का कोशिश करें। अब भाजपा का क्या उस समय रोकना और कहीं ना कहीं वो योजनाओं के माध्यम से जो उद्देश्य था, लोगों को रोजगार मिले, लोगों देश का विकास हो, वो पलायन रुके, ये उद्देश्य से योजना संचालित रहा। पिछले इन 10-15 वर्षों में देखने को मिला कि वो भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ाया जा रहा था, वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। और इस योजनाओं के से अभी तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपया का खर्चा किया जा चुका है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखता, ना उसका लाभ हमारे हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए इस योजना को बनाया गया। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजनाओं को सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से, ग्रामीण के नाम से इस योजना को फिर से एक नया कानून के रूप दिया गया है 2025 के रूप में। लेकिन कांग्रेस के लोग इसको एक प्रकार से, ये कांग्रेस के लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं। देश में लगभग 150 से अधिक योजनाओं का नाम गांधी परिवार के नाम से और उनके परिवार के नाम से चलता है, और नाम से चलने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं उस देश के लोगों के लिए योजना बनाए तो उसको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, धरातल में उतरना चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारे नाम के पीछे नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया, तो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, नाम के पीछे हम नहीं भागते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया, पूरा देश को लाभ मिला। हमारा मकसद किसी नाम को मिटाना या बनाना नहीं है। हमारा मन साफ है, हमारा विजन साफ है। इसलिए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन हमने नाम दिया, लेकिन वहां राम जी आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, बीबी जी राम जी। तो राम के नाम से इनको इतना तकलीफ है, जबकि गांधी जी का जो स्वप्न था, गांधी जी ने कहा था भारत का आत्मा गांव में बसता है, गांव के बारे में नहीं सोचा। गांधी जी को आदर्श को मानना चाहिए, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसी को लेकर कांग्रेस के लोग पूरा देश में लोगों को भ्रमित करने, उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्गा कोंदल ब्लॉक के ग्राम साधु मिच गांव में 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत भी की और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा गया कि खेल जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि स्वास्थ्य मानसिकता का विकास भी होता है। आपको बता दें, इस तरह का खेल का आयोजन करते रहना चाहिए, ये उनका कहना है। तो वहीं इस दौरान आपको ये भी जानकारी देते चले कि ग्राम पंचायत साधु मिच गांव के सरपंच मुकेश गावड़े ने कहा कि ग्राम के युवाओं के साथ इस 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक भी शामिल हुई थी। साथ ही ग्राम के मांगों पर भी त्वरित घोषणा की जाए, जिसके लिए हम ग्रामवासी आभार व्यक्त करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं पूरे मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा खेल के प्रति लोगों के जागरूक हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी देखो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ का खेल परंपरा, जो हमारे छत्तीसगढ़ का खेल है कबड्डी और खो, वो भी अब देखने को जगह जगह मिल रहा है। तो निश्चित है हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए, निश्चित ही नीचे स्तर से ऊपर तक पहुंचेंगे। तो ये बस आयोजन समिति लोग का बहुत अच्छा आयोजन है, ताकि हमारे खिलाड़ियों को भी इस ग्रामीण स्तर पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले और बहुत आगे बढ़े, और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। और आयोजन समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई ऐसे आयोजन के लिए। निश्चित ही आज हम साधु मिच गांव में पहुंचे हैं
लोगों का देख सकते हो वो उत्साह, जो उमंग जो है, इतना उत्साह रहता है गांव में इस खेल में देखने के लिए। तो वो गांव वाले को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित ही आज हमारे साधुमीज गांव में जो खेल का आयोजन रखा गया है, जो 23/1/2026 से 25/1/2026 तक रखा गया है। इसमें आसपास के सभी खिलाड़ी आकर यहाँ भाग लेंगे और ये निश्चित ही हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि सुदूर अंचल से जो प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ने का एक अवसर माना जाता है। तो यहाँ आज विधायक मैडम भी आई थी। राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिग्विजय स्टेडियम में 26 जनवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल कराई गई। 6 स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों का अभ्यास भी किया। कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित इस रिहर्सल की निगरानी खुद जिलाधीश ने की और हर कार्यक्रम को बारीकी से परखा गया। उन्होंने हर प्रस्तुति को बारीकी से देखा, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। 26 जनवरी को होने वाला यह मुख्य समारोह इसी दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इसमें आम नागरिकों की मौजूदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। देखिए, इस बार जो 26 जनवरी का जो इवेंट है अपने दिग्विजय स्टेडियम में हो रहा है और इसकी आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी। और इस फुल ड्रेस रिहर्सल में हम लोगों ने जो यहाँ पर जो परेड है उसका, जो बच्चों की कल्चरल प्रोग्राम्स होने हैं उनका, और जो झांकियाँ निकलनी है उनके बारे में हमने एक रिव्यू किया है और तैयारियां बहुत अच्छी हैं। और जो विभाग अध्यक्ष हैं और जो दूसरे विभाग भी है जिनको जो कार्य सौंपे गए हैं उनका भी एक यहीं पे रिव्यू मीटिंग लिया गया है। इस तरीके से हम एक अच्छा इवेंट, जो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, सभी के अंदर फिर से वो एनर्जी, वो उत्साह, एक नया उत्साह देता है आने वाले समय के लिए। तो हम सब लोग इसकी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इवेंट हम लोग कराएंगे। अब सभी के माध्यम से मैं सभी को 26 जनवरी की बहुत बधाइयां देना चाहता हूं और बहुत शुभकामनाएं। राजनांदगांव में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में पराक्रम दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां इस मौके पर पोस्ट ऑफिस चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसी के साथ साथ ही इस अवसर पर नेताजी के विचारों को भी याद करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश भी डाला गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वहीं इसी के साथ जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से सरोबार हो गया। आपको बता दें कि इस पर वक्ताओं के भी बयान है। वक्ताओं ने कहा कि आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन कर नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और युवाओं में आजादी की अलख भी जगाया। तो वहीं नेताजी का जीवन आज भी देशभक्ति, साहस और बलिदान की एक अहम प्रेरणा देता है। आपको बताते चलें कि इस दौरान इस खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आजादी के जननायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती है और जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बानी किया। देश की आजादी में ना जाने कितनों भाइयों ने अपने परिवार खोया और कितने महापुरुषों ने इस देश को आजादी करने के लिए तन मन धन लगा दिया और आज इस भारत में हम स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, उसका देन वही लोग हैं। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। ये नारा चल पड़ा और आज 23 जो जनवरी है, जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पार्षद हमारे पूरे परिवार उपस्थित है और उस समय पश्चात महापौर भी आएंगे और आज पार्षद साथी के द्वारा पुष्पांजलि दिया गया है और सबने कहा है कि इस देश को आजाद कराने में ऐसे जननायक जिनकी हम हमेशा याद करते हैं और हर साल उपस्थित होते हैं, आज मैं पूरे देश के उन नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ कि देश के हित में अच्छा काम करे, ये राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे,
यही उनके अच्छा संदेश था। आज ये बसंत पंचमी के हमारे जो गायत्री परिवार के संस्थापक हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री रामाचार्य शर्मा जी को आज उनके गुरु का दर्शन हुआ और उनका प्रत्यक्ष वो उन्होंने उनसे मिले और आज ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और ये चूंकि ये जीवन में उनके बचपन में घटना घट गई थी तो वो निरंतर गुरुदेव उस मार्ग में आगे बढ़ते रहे और गुरुदेव ने 21 लाख गायत्री मंत्र का 24 लाख गायत्री मंत्र का 24 बार उन्होंने उसका जाप किया, महापुरुषन किया। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो उसी रूप में आज हम हवन करके गुरुदेव को तो अपना प्रेम, अपना मान सम्मान और गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव हम रखते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम गायत्री माता के लिए भी हवन करते हैं ताकि पूरे शहर को में एक अच्छा वातावरण बनो, सबकी सद्बुद्धियां जागे और अच्छे कार्य के लिए सब आगे प्रेरित हों। बस यही इच्छा हमारी रहती है। सूर्यकांत चितलांगिया, प्रमुख ट्रस्टी, गायत्री शक्तिपीठ। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजनांदगांव के गायत्री मंदिर में हवन पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। बसंत पंचमी को ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि शहर के कई स्कूलों और घरों में बच्चों ने अपनी किताबों की पूजा भी की, शिक्षा में उन्नति की कामना भी की। वहीं पीले वस्त्र, भक्ति संगीत और मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती से बच्चों के उज्जवल भविष्य और ज्ञान विवेक का भी आशीर्वाद मांगा। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे शक्तिपीठ जन जागृति का केंद्र बनेगा। आज आप ये जो यहाँ पे अपार लोगों का मेला जो यहाँ देख रहे हैं, जो भक्तों का मेला रेला यहाँ पे है, यहाँ पे सारे संस्कार फ्री ऑफ कास्ट कराए जा रहे हैं। जो 16 संस्कार है उसमें से जितने भी संस्कार यहाँ आज हो पाते हैं, चाहे पुंसवन संस्कार हो, चाहे पट्टी लेखन संस्कार आज सवेरे ही हुआ बच्चों का, चाहे नामकरण संस्कार हो बच्चों का, चाहे बच्चों का जो खीर बच्चों को खिलाते हैं वो संस्कार भी यहाँ होता है, मुंडन संस्कार यहाँ होता है। तो जन जागृति का केंद्र बने गुरुदेव की कल्पना थी शक्तिपीठ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये शहर के बीच के भीतर जो भव्य वातावरण के साथ ये शक्तिपीठ बन के तैयार है, जन जागृति का केंद्र है। और लोगों को यहाँ पे 3 चीज बहुत आकर्षित करती है आने के लिए। एक तो यहाँ पे समुचित व्यवस्था है बैठने की आनंद के साथ, दूसरा माँ का जो वैभव है, माँ के दर्शन का वैभव उन्हें आकर्षित करता है, तीसरा हर व्यक्ति को यहाँ हवन करने के लिए कंपलसरी मिलता है। मेन चीज हुआ है, उसके बाद जैसा भी होता है। और इन सब के सहयोग से ही शक्तिपीठ चल रहा है। हर व्यक्ति करीबन अभी तक इसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए की आहुति दी। यहाँ पे एक नियम हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ में उनका नाम लिखा जाएगा। 1 लाख रुपए की आहुति देने वाले का नाम लिखा जाएगा। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर ये कार्य चल रहा है। और उन्हीं के द्वारा डाली गई आर्थिक आहुति से, सामूहिक आहुति से ये शक्तिपीठ इतना भव्य बन रहा है। पिछले 3 साल से बन रहा है। अगले 2 साल इसमें एलिवेशन और ऊपर की मंजिलों पे काम चालू रहेगा। शुभ नाम होगा? मेरा नाम बृजकिशोर सुरजन, ट्रस्टी, यहाँ का निर्माण प्रभारी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का दूसरा दिन। राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय आयोजन। छत्तीसगढ़ महान साहित्यकारों की धरती है। लोक भाषाएं साहित्य को जीवंत बनाए हुए है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कवायद उत्सव का थीम आदि से अनादि तक रखा गया।
छत्तीसगढ़ वह भूमि है जहां पंडित मुकुटधर पांडे, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध से लेकर विनोद कुमार शुक्ल जैसे अनेक महान साहित्यकारों ने सृजन किया। यहाँ की लोक भाषाएं आज भी जीवंत काव्य परंपरा को पोषित कर रही है। बहुत चीजें सीखने को मिली। आज यहाँ छत्तीसगढ़ के रीजनल चीजें दिखाई जा रही है, वहाँ पे डांस दिखाया जा रहा है, अलग अलग दृश्य देख के बहुत आनंद लगा। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने, देश की भाषाओं के साहित्यकारों, चिंतकों, कलाकारों और पाठकों को एक मंच पर लाने तथा इस विरासत को नए युग के पाठकों, युवा लेखकों और सर्जकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23, 24 और 25 जनवरी को किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का मुख्य थीम आदि से अनादि तक है। यहाँ पे हम लोग को अपने कल्चर के बारे में पता चला है कि हमारे कल्चर में इससे पहले क्या क्या हुआ है, वो सब देखने के लिए मिला है। कार्यक्रम के दूसरे दिन 24 जनवरी 2026 को राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष के अवसर पर अलग अलग मंडपों में दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिनमें छत्तीसगढ़ के लोकगीत, भारत का बौद्धिक विमर्श, आज की हिंदी कहानियों और एकात्म मानव दर्शन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दोपहर के सत्रों में राष्ट्रीय मीडिया, फिल्मी दुनिया, साहित्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, धार्मिक फिल्मों और धारावाहिकों पर संवाद का आयोजन हुआ। शाम के सत्रों में डिजिटल युग का साहित्य, इतिहासवाद, साहित्य, माओवादी, आतंक और लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और शिक्षा में भाषा साहित्य जैसे विषयों पर परिचर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया। और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक, और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल युग, एआई और साहित्य के संबंध पर भी खास सत्र आयोजित हुए, जिनमें डिजिटल युग के लेखक और पाठक तथा उपनिषद से एआई तक साहित्य की यात्रा जैसे विषयों पर बौद्धिक चर्चा हुई। पत्रकारिता, सिनेमा और टेलीविजन से जुड़े सत्रों में जाने माने पत्रकार और अनुराग बसु जैसे कई चर्चित नाम शामिल हुए। साथ ही वर्धा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा, IIM अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर भारत भास्कर, IIMC के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे वक्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जहाँ मौका मिले कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ आके पता चल रहा है कई सारी चीजें, वहाँ पेंटिंग है तो कविताएं सुनने मिल रही हैं, तो लेखकों के बारे में जानने मिल रहा है। इससे पहले दिन डॉक्टर सुशील कुमार राज त्रिवेदी ने कहा कि शुक्ल का लेखन बिल्कुल मौलिक है। उनके उपन्यासों में साधारण इंसान अपने पूरे सम्मान और भावनाओं के साथ दिखाई देता है। आकांक्षा पारे ने बताया कि शुक्ल की रचनाएं कभी कभी कठिन लगती हैं, लेकिन बहुत से पाठकों को ये गहरे भाव से जोड़ती है। सौरभ शर्मा ने कहा कि शुक्ल का साहित्य यह सिखाता है कि सामान्य जीवन जीते हुए भी खुश रहा जा सकता है। उनके साथ समय बिताना सुकून देता है। अनुभव शर्मा ने बताया कि शुक्ल की कहानियों में छोटे छोटे प्रतीक जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं और यह लेखन पाठकों को प्रेरित करता है। देश विदेश से आए हुए हैं, हमारे पूरे राष्ट्र भर के लोग, बड़े बड़े साहित्यकार आए हुए हैं, उन सबको सुनने का मौका मिल रहा है। टीजे भानु ने कहा कि शुक्ल की कविताएं उन्हें बचपन से ही सुकून देती रही हैं। उनकी किताबें आम लोगों की सच्ची और आत्मीय बातें बयां करती है। डॉक्टर नीलम वर्मा ने कहा कि शुक्ल का साहित्य गहरी मानवीय करुणा और संवेदना से भरा है। उनकी रचनाएं किसी एक जगह तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व को जोड़ती हैं। कुल मिलाकर रायपुर साहित्य उत्सव 2026 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि विचारों का संगम बनकर उभर रहा है। ये साहित्य का उत्सव महाकुंभ कहना चाहिए। पिछले साल वहाँ प्रयाग में महाकुंभ था, इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में महाकुंभ है। और मैं तो कहती हूँ कि इतना बड़ा साहित्य उत्सव मैं पहली बार देख रही हूँ और बहुत आनंद आया यहाँ करके। जहाँ परंपरा और आधुनिकता, कविता और टेक्नोलॉजी, वरिष्ठ लेखक और जेन जी एक ही मंच पर संवाद कर रहे हैं। ये उत्सव नवा रायपुर को देश के प्रमुख साहित्य केंद्रों की कतार में खड़ा करने की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल परिसर में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज शुक्रवार को हुआ और यह आयोजन 28 जनवरी तक किया जाएगा। मेले का उद्घाटन लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और स्वदेशी उत्पादों की सराहना भी की। मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से आए तमाम दुकानदारों ने अपने स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल्स भी लगाए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर बनो के संदेश को आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाते हुए हर साल की तरह इस वर्ष भी ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। स्वदेशी मेले स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और आम जनता के लिए एक बड़ा मंच साबित भी हो रहा है। आपको बता दें, इस मेले में घरेलू उपयोग के सामान से लेकर हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद भी उपलब्ध हैं। ज्यादातर दर्शक युवा वर्ग से हैं और छत्तीसगढ़ में इतने भव्य तरीके से जो हो रहा है, इसके पीछे भी एक धारणा है कि युवाओं को साहित्य से जोड़ना। और आज इसके जो पहला दिन के कार्यक्रम में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि चारों ओर से युवाओं की भीड़ लगी हुई है। और जब युवा साहित्य की तरफ आकर्षित होते हैं, तब अपनी संस्कृति की तरफ भी आकर्षित होते हैं और तब वो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपना गौरव के प्रति भी वो सजग हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की, वर्तमान सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये साहित्य का सम्मेलन बुलाना या साहित्य के लिए मंच तैयार करना। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकल लैंग्वेज से, रीजनल लैंग्वेज से जो साहित्य हैं, उसका सभी जगह आपको दिखाई पड़ जाएगा वो। और राष्ट्रीय लेवल के जितने साहित्यकार हैं या साहित्य हैं उनका भी स्टॉल लगा हुआ है और एक तरह का कुंभ की तरह आपको महसूस हो रहा है। यहाँ आप बुक का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, तो इसमें कैसे टाइप के मतलब पब्लिक आकर के यहाँ बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, पब्लिक ये देख रही है कि क्या क्या किस तरह की बुक्स है। कुछ ऐतिहासिक है, उपन्यास का आकार का है, या कविता है, या फिर कोई सांस्कृतिक कुछ है, वैभव है, क्या है किताब में, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ज़्यादातर ऐसा बहुत सारे लोग मीडिया के माध्यम से जान चुके रहते हैं कि कौन साहित्यकार है, किस तरह के उनके लेखनी है, और वो उनको ही तलाशते हैं बुक स्टॉलों में। तो काफ़ी अच्छी भीड़ है और ढूंढ रहे हैं अपने अपने लेखकों की बुक को। स्वदेशी केवल नारा नहीं है, बल्कि स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारत का। स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारतीय समाज का। स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर परिवार का। और इसी से ही राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाया, जो उन्होंने प्रेरणा ली महात्मा गांधी जी से, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि वो भारतीय उत्पादक को उपभोग करें और स्वदेशी के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, हमारा समाज संपन्न हो, हमारा परिवार संपन्न हो। यही स्वदेशी का उद्देश्य है। और इस बहुत ही बढ़िया आयोजन के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी मेला से ही आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, और आज से नहीं, अपितु जब भारत पराधीन था, महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
दत्तोपंत ठेंगड़ी, सबने स्वदेशी का आह्वान किया। और स्वदेशी एक ऐसा मूल मंत्र है, इसी रास्ते पर देश आगे बढ़ सकता है और अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से स्वदेशी का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, हमारे मिसाइलों का, हमारे ड्रोन का, हमारा पूरा देश उस पर गौरवान्वित है। आने वाले समय में चाहे वो ट्रंप की टैरिफ हो या विदेशियों की ये जो धमकी है, स्वदेशी के मंत्र से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। और जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर के पायदान की ओर बढ़ रही है, एक समय आएगा कि हमारा देश नंबर 1 भी होगा। आदरणीय मुख्य अतिथि। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।